हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये सच था कि सोनाली राठी का कत्ल किया गया था। ये भी सच था कि राठी परिवार लापता हो गया था। और ये भी सच था कि राठी परिवार को सोनाली और रॉकी के रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। पर ये तीन अलग अलग सच इस केस के बड़े सच तक पहुंच नहीं रहे थे। इस केस के कई छुपे सच थे जिनका सामने आना बाकी था और उसके बाद एक और एंगल खुलने जा रहा था। हेलो, हिमालय आहूजा। जी आप कौन? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरिता गिल, कुंतीबाग पुलिस स्टेशन। जी मैम बोलिए। मयंक राठी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? जी वो मेरी पर्सनल लाइफ है। यहाँ किसी की लाइफ गई है, 3 लोग गायब हैं। जानती हो किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? जी कुंतीबाग पुलिस स्टेशन जानती होगी। आ जाओ, अभी बात करनी है तुमसे। नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस है, हम लोग वहीं आ जाते हैं। जी नहीं मैम, एक्चुअली मेरी क्लासेस है, मैं उसके बाद आती हूँ। देर नहीं होनी चाहिए। तो मेघा, तुम्हें पक्का लगता है कि मयंक जिंदा है? पक्का? मैंने कब कहा पक्का? मैंने कहा मयंक शायद जिंदा हो सकता है। मेघा, तुम्हें लगता है कि मयंक अपनी बड़ी बहन सोनाली और माँ बाप इन सब का कत्ल कर सकता है? मर्डर, और वो भी मयंक, वो भी अपनी खुद की फैमिली का? नो वे मैम, आप शायद मयंक से मिली नहीं है। मयंक इतने वॉयलेंट टाइप का है ही नहीं। इनफैक्ट मैम, मुझे मयंक के लिए डर लग रहा है। ओम राजावत राठी का किराएदार था, मारपीट के भगाया गया था इसे। तो उस लड़की सोनाली के साथ इसका कुछ चक्कर था? इसका रूम पार्टनर था विकास गोयल। उसने बताया कि सोनाली को लेकर कुछ मसला तो हुआ था। किराएदार था यहाँ पे, तो पक्का आउट ऑफ हिसार का ही होगा। आज की फैमिली नमनपुर की है, पर उन्हें इन्वॉल्व मत करना। लास्ट टाइम पता चला था दिल्ली चला गया। सर आपने बुलाया मुझे? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कुछ है शक करने जैसा? क्या किया तुमने रोहित? बोलो। तुमने उसकी बॉडी देखी? हाँ। मैंने सुना उसका गला। हाँ। कितना दर्द हुआ होगा ना उसको, कितना दर्द। पर ये तो होना ही था ना रॉकी। सर हमारे राठी जॉइंट परिवार का सबसे पहला बच्चा हूं मैं। सोनाली से पहले पैदा हुआ था। मेरे पापा ही नहीं बल्कि बड़े पापा भी मुझे अपना सबसे फेवरेट मांगते हैं। सर बड़े पापा ने हमेशा मुझे उनका सबसे बड़ा बेटा कहा है। मयंक और सोनाली से कभी अलग नहीं समझा उन्होंने मुझे। पर कार शोरूम के लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए ना? सही है सर, कुरेद कुरेद कर एक आधी खबर आपके हाथ लगी है और आप लगे कहानियां बुनने के लिए। ठीक है, पूरी कहानी तुम सुना दो। सर पूरी कहानी ये है कि ये सही है कि उन्होंने शोरूम के लिए मुझे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मेरे गैराज के लिए पैसे बड़े पापा ने ही दिए थे। बड़े पापा 4 मैकेनिक भी रेडी हैं ज्वाइन होने के लिए। जगह भी देख लिए, बहुत अच्छी जगह है। मुझे लगता है तो अच्छा काम करेगा इसमें। लागत कितनी बेटा इसमें? कुल मिला के 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है बड़े पापा, लेकिन रिकवरी के अच्छे चांसेस हैं। हाईवे है ना, एकदम हाईवे के साथ लगी हुई जमीन है। मैं 20 लाख दूंगा तुझे, ढंग से जमा की गैराज खोल और अपना बिजनेस शुरू कर। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू वेरी मच। सर ये रिश्ता है हमारा सगे बाप बेटे जैसा। और एक कार शोरूम की बात, तो उन्हें लगा कि गाड़ियों की मार्केट डाउन होने की वजह से अभी सही समय नहीं है इस बिजनेस का। मैंने उनकी राय मान ली। तगड़ी समझ है सर उनको बिजनेस की। तगड़ी जमीनें भी हैं, तगड़ा बैंक बैलेंस भी है। पहले से है सर। और 4 साल पहले मेरे पापा और बड़े पापा ने चंडीगढ़ में अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, जिसके अच्छे खासे पैसे मिले थे। और अब रतन राठी की बेटी मारी गई है, खुद रतन राठी और उनका परिवार गायब है। तो सर आपको लगता है कि इसमें मेरा हाथ है? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं, हमारे परिवार तो अलग अलग परिवार नहीं है। सोनाली मेरी सगी छोटी बहन थी, मयंक मेरा सगा छोटा भाई है। सर अगर आपको कोई भी सबूत मिलता है ना कि सोनाली को मैंने मारा या मैं किसी भी तरह इसमें इन्वॉल्व था, तो सर आप मुझे कोर्ट मत लेके जाइएगा, वहीं के वहीं गोली मार दीजिएगा मुझे। और तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा? सर मुझे पूरा यकीन है कि सोनाली को रॉकी नहीं मारा है और उसने बड़े पापा, बड़ी माँ और मयंक के साथ कुछ करवा दिया है। मैं इस बात से हैरान हूं सर कि आपने अभी तक रॉकी पर रस्सी क्यों नहीं कसी है? जिस चीज पर कसी जानी चाहिए कसी जा रही है। यानी कि मुझ पर, है ना सर? सर मैं जानता हूं कि मेरा नाम गिरीश दहिया ने आपको बताया, पर सर आप ये नहीं जानते कि रॉकी ने उस गिरीश को अपनी जेब में रखा हुआ है। रॉकी के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वो किसी को भी अपनी जेब में रख लेगा? सर आप उस रॉकी को नहीं जानते, लेकिन मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। सर वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वो। रॉकी,
तुम इस वक्त गहरे सदमे में हो, पर यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि सोनाली आग से खेल रही है। मैंने भी वार्न किया था उसे। क्या बात है करण? ना तो काम पर जा रहा है, ना कुछ बता रहा है। कुछ गलत किया है क्या? तो फिर ये चुप्पी क्यों भाई? देख, अगर गलती से कुछ हो गया तो बता दे मुझे। हर चीज का हल होता है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा बोल, क्या हुआ? आप क्या कह रही हैं मैम? मयंक कहाँ है हिमाली? मुझे क्या पता, मुझे खुद न्यूज़पेपर के जरिए पता चला कि मयंक की सिस्टर का मर्डर हो गया और उसका पूरा परिवार गायब है। फोटो छपे थे, शायद आप ही लोगों ने छपवाए होंगे। तुम इतना क्यों उत्तेजित हो रही हो? क्योंकि आप मुझसे ऐसे सवाल किए जा रही हैं। मुझे क्या पता कि मयंक कहाँ है। मयंक की सिस्टर का मर्डर हुआ है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप गायब है। तुम पे कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे चाहती क्या है। आपसे किसने कहा कि मुझे पता होगा मयंक कहाँ है? मेघा ने आपसे चुगली की है। तुम कुछ तो जानती हो हिमाली। देखो, हम तुम्हारा फोन 24 घंटे टैप कर रहे हैं, तुम पे नजर भी रखे हुए हैं। अगर तुम ये सब अवॉइड करना चाहती हो तो बोल दो सब कुछ। क्या सब कुछ? हमें पता चला है तुम मयंक के टच में हो। मैम, वो मेघा बकवास कर रही है, जलती है वो मुझसे, इसीलिए मेरे बारे में फालतू अफवाहें फैलाती है। मयंक और मेरे बीच ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। इवन मैं तो इस झमेले में फंसना भी नहीं चाहती। मयंक अपने डैड से इतना डरता है, इतना डरता है। मयंक, मयंक, एक सेकंड। हाँ माँ, तेरे पापा आ गए। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे जाओ। बाद में बात करता हूँ। मैं शॉक्ड थी मैम। अपने डैड से इतना भी क्या डरना? अगर वो हमें साथ देख लेते तो क्या हमारी गर्दन काट देते? यार तू समझ है माली, मेरे डैड ना बिल्कुल अलग है। वो तेरे मॉम डैड की तरह बिल्कुल नहीं है। इतना डरा के रखते हैं तुझे? यार मेरे पापा की ना सोच बिल्कुल अलग है, पुराने ख्यालात के हैं, पता नहीं क्यों। और ऊपर से सोनाली दीदी का पंगा चलता रहता है घर में। यार तू जीता कैसे मयंक? तेरी जगह मैं होती ना, मैं भाग जाती है। इतना आसान नहीं है माली। और उस दिन जिस तरीके से तेरी घर की खिड़की से मुझे जंप करके भागना पड़ा, आई फील मानो मैं चोर हूँ। तू तो गुस्सा मत हो यार माली। एक तो घर में इतनी टेंशन रहती है और सोनाली और रॉकी को लेके घर में 24 घंटे रात। अब तू ही बता, उस टाइम पर तेरे और मेरे बारे में पापा को पता चलेगा तो क्या होगा यार? मुझे समझ में नहीं आता मैं तेरे हालात पे तरस खाऊं या फिर कहूं कि तू गुलामों की तरह जिंदगी जी रहा। तुझे मेरे हालात के बारे में नहीं पता। एक तो पापा का डर, ऊपर से सोनाली भी कम नहीं है यार। मुझे ब्लैकमेल करती है यार वो। ब्लैकमेल? पर किस लिए? मम्मी ने नहीं बताया तेरी हिमाली के बारे में। उस लड़की को हमारे घर के विंडो से जंप करके भागते देखा मैंने, और तुम दोनों को साथ में भी देखा था। तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करोगी, है ना? तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुझे हिमाली को लेके सपोर्ट चाहिए तो तू मुझे रॉकी को लेके सपोर्ट कर। पर दी पापा नफरत करते हैं रॉकी से, और आपको पीट भी चुके हैं उसे लेकर। तो तेरी हिमाली को लेकर क्या आरती उतारेंगे? तुझे क्या लगता है तू लड़का क्या हो गया? जैसे बाइक के लिए हाँ कर दी थी वैसे हिमाली के लिए भी हाँ कर देंगे? हाँ, अगर कोई चुगली ना करे तो। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही ना मैं पापा से खुद बोल दूंगा, और शायद वो हाँ भी कर देंगे। उनके पास दर्जनों करोड़पति लड़कियों की लिस्ट होगी। तुझे क्या लगता है वो उन सब लड़कियों को छोड़ के तेरी हिमाली को अपनी बहू बनाएंगे? अगर मैंने रॉकी के लिए आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप हिमाली के बारे में सब बता दो, है ना? दोबारा बोलिए और खुद सुन। कितना सेल्फिश लगता है, कितना खुदगर्ज लगता है। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ
कि हम दोनों अब एक ही बोट में सवार हैं। किनारे लगेंगे तो साथ और डूबेंगे तो साथ। मयंक, मुझे चक्कर आ रहे तेरी ये सब बातें सुन के। तो सोच यार, मुझे कैसा लगता होगा ये सब एक्सपीरियंस करते हुए। पर एक बात बोलूं हिमाली, तू मेरे साथ है ना, तो हम टुगेदर। तू मेरी स्ट्रेंथ है यार। मयंक इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गया था मुझ पर। सीरियसली मैडम, मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं किस डेंजर जोन में फंस गई हूँ, इसलिए मैंने उससे ब्रेक ऑफ कर लिया। पूरा ब्रेक ऑफ? जी, टाटा बाय बाय फुल एंड फाइनल। 6 महीने हो गए। तो फिर मेघा को किस हिसाब से लगता है कि तुम मयंक के टच में हो? आप उसी से पूछिए ना। खुद को मयंक का बेस्टी कहती फिरती है पूरी दुनिया में। बट यू नो व्हाट मैम, मुझे पता है वो सीक्रेटली लाइक करती है उसे। उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था? आई डोंट नो मैम, इवन आई डोंट केयर। मेरा नया बॉयफ्रेंड है अब, और अब आप मेरा फ़ोन टैप कीजिए और टैप डांस कीजिए। इस केस के बारे में आपको मुझसे और कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। सो प्लीज़ मैम, मुझे इस केस से बाहर रखें प्लीज़। हिमाली, जब मयंक तुम्हारे साथ था तब उसने तुम्हें कुछ और बोला हो अपने पिता रतन राठी या बहन सोनाली के बारे में? उसके घर में क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता, पर मयंक और सोनाली दबे हुए थे अपने फादर के विशेष के नीचे, ये मुझे मालूम है। मैडम, क्या मैं अब जा सकती हूँ? और प्लीज़ मुझे इस केस से बाहर रखें। ओम रजावत का नाम सुना तुमने? एक तरफ कह रहे हैं मयंक जिंदा है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से मुझ पर भी शक कर रहे हैं। पापा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब रॉकी ने किया है, रॉकी को ढूंढो। लेकिन बेटा, पुलिस ने मुझे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। उस वक्त वो मुंबई के लिए निकल गया था। सुनिए, मुझे लगता है जेठ जी ने गुस्से में कुछ कर दिया और कहीं जाके छुप गए। कुछ कर दिया? मतलब सोनाली को भाई साहब ने मार डाला? हजारों बार धमकी जो दे चुकी थे मारने की। तो फिर मारकर भाग क्यों जाते? ताकि उन पर शक हो जाए। माँ, अगर बड़े पापा ने कुछ किया होता तो सीधा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाते ना कि सोनाली गायब है। कुछ पूछा या बोला पुलिस ने? ओम रजावत के बारे में पूछ रहे थे। ओम रजावत? उसका क्या मतलब है? ये कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जरूर विकास ने बात बताई होगी। सर, मैंने हिमानी के कॉल स्कैन किए, उससे सारे कॉल अपने नए बॉयफ्रेंड को ही किए हैं। मयंक के साथ वो पिछले 6 महीने से टच में नहीं है। तो बेसिकली मेघा ने जलन की वजह से हिमाली का नाम उछाला। एग्जैक्टली सर, ये मयंक का छुपे होने वाला एंगल होल्ड ही नहीं करता है। और ये रोहित वाला एंगल, हम एक पॉइंट तक पहुंच तो पाए हैं, पर वहां भी डेड एंड। और बचा ओम रजावत। रोहित बार बार बोल रहा है कि सोनाली के कत्ल में रॉकी का हाथ है। कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे सर? सर, खुद तो मुंबई में जाके बैठा था ये रॉकी। क्या पता किसी के थ्रू कुछ करवाया हो, किसी को सुपारी दी हो। खबरें लगा दो काम। ये आपका ओम रजावत यहाँ गुरुग्राम में रहता है। पिछले 1 साल से बीपीओ में काम कर रहा है। क्या लगता है? यहाँ तो गुड बॉय बना हुआ है साहब, लेकिन फिर भी नंबर भेजता हूँ आपको। रिपोर्ट कार्ड मंगवा लीजिए टेलीफोन कंपनी से, यदि कोई लाल मार्किंग होगी तो दिख जाएगी। सोनाली राठी। ये क्या हुआ सोनाली को? मर्डर। इसका मतलब सोनाली के पिता ने उसकी हत्या कर दी? सोनाली के अलावा सोनाली के पिता, माँ और भाई, इन तीनों की भी हत्या हुई होगी। ये तो और भी दुख की बात है। क्या किया था राठी फैमिली ने जो उनके साथ ऐसा हुआ सर? लेकिन सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि गुड़गांव पुलिस मेरे फ्लैट पे आई, मेरे साथ गुस्से से पेश आई और मुझे उठाकर यहाँ हिसार ले आया गया। आपको क्या लगता है कि मैं क्या बता पाऊंगा इस मामले में? सबसे पहले हमें तो ये बता कि जब राठी परिवार गया किराएदार था, तो राठी परिवार ने तेरी पिटाई क्यों की थी? राठी परिवार ने तुम्हें घर से क्यों निकाला था, और घर से निकलते वक्त तुमने उन्हें धमकी क्यों दी थी? तो आप उस धमकी को इस मामले से जोड़ें। 1 मिनट सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि 3 साल पहले मैंने जो धमकी दी थी उसे पूरा करने के लिए मैं वापस लौटा और राठी परिवार के सभी सदस्यों को आके मार दिया? धमकी दी थी तो धमकी देने के पीछे कोई वजह भी होगी ना? हाँ, दी थी। मेरा मतलब, मेरा जो रूममेट था विकास, मैंने उसके सामने गुस्से में कहा था कि इन सबको देख लूंगा। बहुत गुस्से में था, बहुत बुरी तरह से मारा था इन लोगों ने मुझे। सोनाली के कमरे में उसकी पिटाई हुई, उसके साथ गाली गलौज हुई, ये बात तुझे कैसे पता चली? पूछिए कैसे पता? कैसे पता? बोल। सर, उस रात जब मैं दीवार चढ़कर छत पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि उस रात ऐसी कौन सी नई आवाज़ हुई जिससे वो दोनों बाप बेटे वहाँ, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर उस रात पता नहीं वो दोनों बाप बेटे कैसे आ धमके और रंगे हाथों पकड़े जाने पर सोनाली का एक अलग ही रूप देखने को मिला।
किसी को भी गुस्सा आएगा ना सर। जब मैं बैग पैक करके निकल रहा था तो मैंने गुस्से में विकास को बोला था कि इन सबको देख लूंगा मैं, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खून वून कर दूंगा। मैं एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, मेरे आगे मेरा पूरा करियर था और इस तरह जलील किया गया मुझे। देख लूंगा से क्या मतलब था तेरा? क्या इरादा क्या था तेरा? मैं चाहता था कि सीधे उनके घर पे जाऊं और बेल दबाकर सिर्फ एक बात पूछूं कि सालो तुम्हारी बेटी ने सिर्फ तब चिल्लाया छोड़ो मुझे जब तुम दोनों वहां आ धमके। अगर मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो पहले क्यों नहीं चिल्लाई? पर तूने ऐसा नहीं किया और चुपचाप वहां से निकल गया। हाँ, एक्चुअली मैं ऐसा करने जा ही रहा था, तभी सोनाली का मैसेज आया मुझे। ओम, आई एम वेरी सॉरी यार, तुम्हें पीटा गया और गलत समझा गया। मेरी भी सॉलिड पिटाई हुई। प्लीज़ सीधे चले जाओ, उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना प्लीज़ यार। उन्हें सच्चाई पता चली तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। सीरियसली, मैं तुझे हमेशा याद रखूँगी। प्लीज़ इस बात को यही भुलाकर चले जाना। प्लीज़ तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं, प्लीज़। तो मैंने भी सारी बातों पे मिट्टी डाली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। कुछ और बता सकते हो जिससे हम कातिल तक पहुंच सकें? सर, ये 100% मुमकिन है कि सोनाली का मर्डर राठी फैमिली ने ही किया हो। और अब जब रतन जी, मयंक और सुषमा जी गायब हैं तो ज़रूर सोनाली के साथ किसी लड़के का भी मर्डर किया हो। रॉकी सिंह, लेकिन वो तो जिंदा है। ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि या तो दोनों को साथ में मारते या फिर पहले उसे फिर सोनाली को मारते। अगर इन दोनों को मार के राठी परिवार कहीं छुप सकता है तो वो कहाँ जा सकता है? तुम 2 साल किराएदार थे उनके, कुछ तो बता सकते हो? उतना तो कभी ध्यान नहीं दिया सर। हाँ, सोनाली के चाचा है संजय राठी और उनका लड़का रोहित, वो भी मिले होंगे इस मर्डर में। काफ़ी करीबी रिश्ता है उनका और सोच भी एक जैसी है उनकी। उन दोनों बाप बेटों पर शक है हमें, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इनका एक और खास है, गिरीश दहिया, जो स्टोर कम चलाता है, उनकी चमचागिरी ज़्यादा करता है। पता है सर, मैं जब भी उस रात के बारे में सोचता तो अपनी पीठ थपथपाता कि उस रात मैंने जोश से नहीं होश से काम लिया। अगर उस रात गुस्से में आकर मैंने रतन राठी को सब कुछ बता दिया होता कि मेरे और सोनाली के बीच क्या चल रहा है, तो शायद उसकी मौत ही हो गई होती। फिर एक सुकून भी मिलता है कि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, और अब देखो ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन इस केस के हर एंगल, हर मकसद के चक्कर काटने के बाद फिर वहीं आकर पहुंची जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑनर किलिंग का एंगल। अगर ये ऑनर किलिंग का केस था तो मर्डर के बाद रतन राठी, उसकी पत्नी सुषमा राठी, बेटा मयंक राठी कहां गायब हो गए थे? फिर 1 हफ्ते से छपा रहे हैं सर, लेकिन कोई खबर नहीं। राठियों के बैंक अकाउंट्स में कोई मूवमेंट? नो सर। रईस परिवार है, अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की। भला कोई इतने महीनों तक अपना घर बार, इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर कैसे गायब रह सकता है? ऑनर किलिंग नहीं है, और अगर इन तीनों को कत्ल किया गया तो लाशें तो होनी चाहिए। 6 महीने बीत चुके, अभी तक कहीं से कोई मैचिंग लावारिस लाश तक रिपोर्ट नहीं हुई। तो मोटा मोटा अभी तक इस केस को लेकर हमारे पास कोई लीड नहीं। नो सर। इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आ पहुंची थी। राठी परिवार के तीनों सदस्यों की कोई खबर सामने नहीं आई थी। सोनाली का प्रेमी रॉकी और उसकी ऑफिस कलीग प्रज्ञा के बीच बढ़ती करीबी देखी गई, पर कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो सोनाली के कत्ल की तरफ इशारा करता। सोनाली के मर्डर को और राठी परिवार को गायब हुए अब पूरा 1 साल बीत गया, और फिर जुलाई 2018 में अचानक इस केस से जुड़ी एक बात सामने आई। मैं टेबल पर कस्टडी मिली? नहीं सर, कोर्ट ने और एविडेंस मांगे। साफ साफ तो है कि बंदा 100% इन्वॉल्व है। सर, इस केस की हियरिंग के बाद एक और केस लाइंड अप था, वो राठी फैमिली केस। राठी फैमिली केस? हाँ सर, वो संपत नहर पे लाश मिली थी ना सोनाली राठी की। हाँ हाँ हाँ, बाप माँ बेटा तीनों गायब थे। सोनाली मर्डर केस में क्या मैटर आया सुनवाई के लिए? सर, ये लॉयर से पेपर्स लाया हूं। संजय राठी अपने बड़े भाई रतन राठी की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट पर क्लेम कर रहा है। हाँ सर, सुनते ही मुझे खटका हुआ। फिर मैंने उनके वकील से बात की और उसने बताया कि संजय ने मजिस्ट्रेट के सामने ही अर्जी डाली। हमसे एंगल छूटा तो नहीं था, लेकिन इस एंगल में हमें कुछ ठोस मिला भी नहीं था। हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपके बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनका बेटा अभी गुमशुदा हैं और आप उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश में लगे हैं। तो आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या बीबी? तो ना करें, केस क्लोज कर दें। आपकी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई चौहान साहब? इशारा क्या है आपका? सर, 1 साल से ऊपर हो चुका है, ना तो आप सोनाली के कातिल को ढूंढ पाए, ना ही बड़ी पापा, बड़ी माँ और मयंक का पता लगा पाए। मिसिंग है, गायब। अभी तक कुछ पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ।
और आप उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर करने में लग गए। आप लोगों ने इंतजार भी करना ठीक नहीं समझा। किस चीज का इंतजार करते हैं? अगर बैंक खाते को संचालित ना किया जाए तो बैंक उस खाते को फ्रीज कर सकता है। भाई साहब का अकाउंट पहले ही डोरमेंट हो चुका है। अगर भाई साहब, भाभी और मयंक का कुछ पता नहीं चला तो उनकी सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? सर, पापा ने प्रॉपर्टी बतौर वारिस क्लेम नहीं की है। उन्होंने बस एक एफिडेविट फाइल किया है कि संजय राठी रतन राठी के छोटे इकलौते सगे भाई हैं और रतन राठी की प्रॉपर्टी, अकाउंट वगैरह वैसे बंद नहीं कर सकते। पापा उनकी देखरेख करेंगे जब तक कि बड़े पापा या उनके परिवार में से किसी की कोई खोज खबर नहीं मिल जाती है, तब तक। पहले आप उस एफिडेविट को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर हम पर यह वाहियात और घटिया इल्जाम लगाइए। मैंने उस एफिडेविट में लिखा है कि सोनाली का मर्डर हो गया है। मेरे भाई साहब और उनका पूरा परिवार 1 साल से गायब है। सब लिख कर दिया है मैंने। खामखा में हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगर परिवार में कुछ हो जाता है तो परिवार के बाकी बचे हुए सदस्यों का यह फर्ज बनता है कि वो परिवार की प्रॉपर्टी की देखरेख करें। भाई साहब की लगभग 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। एफडीज और बैंक बैलेंस 3 से 4 करोड़ रुपए का है। हम ये सब किसी को ऐसे ही जब्त करने या हड़पने नहीं देंगे। और प्लीज सर, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि इसके लिए हमने कुछ किया हो। हम बस प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं बस। हम ये सब कोर्ट में एफिडेविट डालकर कर रहे हैं, चोरी छिपे हड़प नहीं रहे हैं। सर, ये सच है, इन्होंने एफिडेविट में सब कुछ साफ साफ मेंशन किया, जैसे कि इन्होंने बताया। मैंने इनके लॉयर से भी बात की, उसका भी कहना यही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। सर, इस संपत नहर पर कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। सोनाली की लाश की बगल में फैमिली कार की असली नंबर प्लेट, कुछ भी नहीं। सर, हमें गाड़ी में जो खून के सैंपल्स मिले थे वो सिर्फ सोनाली के थे। हमने नहर भी 2 बार स्कैन करवाई, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। अगर फैमिली ने किया होता तो 1 साल तक गायब नहीं रह पाते। और ये संजय राठी और उसका बेटा रोहित, इनके खिलाफ भी कभी हमें कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा क्यों? इन्वेस्टिगेशन ने फिर से एक बार संजय राठी और रोहित राठी की सभी मूवमेंट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद इस केस से जुड़े सभी लोगों पर भी फॉलोअप शुरू किया गया, पर फिर एक बार पुलिस कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। केस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 और साल बीत गया, केस फाइल धूल चाटती रही और फिर आया एक फोन कॉल। सोनाली। कौन सोनाली? वो तकलीफ में रात भर सो नहीं पाता हूँ साहब। ये सोनाली कोई लड़की है जो तुझे छोड़ गई है? अब तू रोता ही रहेगा या कुछ ठीक से बताएगा भी? रोना बंद कर। सोनाली एक आम नाम है। ड्यूटी पर इंस्पेक्टर के जहन में यह बात आई ही नहीं कि जिस सोनाली का नाम यह अज्ञात कॉलर ले रहा है उसका सोनाली राठी से कनेक्शन हो सकता है, जो 2 साल पहले कत्ल कर दी गई थी। साहब, मैं ईश्वर सिंह, मेरे छोटे भाई का नाम करण सिंह है। हमने अंदर क्या किसी केस में? नहीं साहब, वो तो आपको फ़ोन किए जा रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था सोनाली के बारे में। हाँ, 1 हफ्ते पहले की बात है। रोज आ रहा था फ़ोन पर, ठीक से बात नहीं हुई हमारी। क्या हुआ, क्या बात है? साहब, 3 दिन पहले मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया साहब। वो क्या कहना चाहता था वो? मुझे भी नहीं बताया साहब। 2 साल से बिल्कुल हिला हुआ था, दिमागी तौर पर ठीक नहीं था साहब वो। हमने डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखाया पर कोई असर नहीं हुआ साहब। काम काज भी छोड़कर बैठा था, कुछ खाया जा रहा था साहब उसे। तो तुम क्या चाहते हो ईश्वर? उसके कपड़े और चीज़ें अलग कर रहा था किसी गरीब को देने के लिए साहब। तब ये मिला साहब। मेरा भाई 7वीं से आगे पढ़ नहीं पाया, पर वो लिख सकता था साहब। और 2 साल मैं भी कभी समझ नहीं पाया कि करण क्यों ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा कि क्या हुआ है उसके साथ। करण जो किसी से नहीं बोल पाया वो सब इसमें लिख दिया है साहब। सब कुछ लिख डाला है और ऐसे लिखा है मानो उसे मालूम था कि जल्द उसकी मौत आने वाली है। ऐसा क्या लिखा है इसमें? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? घिन आती है खुद से, रात भर सो नहीं पाता हूँ। उसका चेहरा सामने दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मरी थी।
मुझे आज तक नहीं पता मैंने वो काम करने के लिए हाँ क्यों कहा। क्या गंध भर गई थी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, जो मैंने वो काम कबूल किया। उस लड़की का चेहरा और उन सबके चेहरे मुझे सताते हैं। वो लोग हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैंने क्या गलती कर दी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जुर्म का भार लेकर और जी सकूंगा। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। मैं कुछ भी करूं, आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, पर मैंने जो गलत किया है उसका पाप कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। और तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? होता तो आपके पास ऐसे आता साहब। मैं बस अपनी भाई की हालत देख देख कर खुद ही हताश होने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके गैराज का मालिक उससे ऐसे काम करवा रहा है। तब वो सिर्फ 17 साल का था साहब। क्यों किया ऐसे रोहित सेठ ने? सोनाली राठी के कत्ल का मकसद और मुजरिम दोनों इन्वेस्टिगेशन के सामने ही थे, शुरुआत से ही थे। रतन राठी, सुषमा राठी और मयंक राठी के लिए जो भी खोज की गई थी वो बेकार थी। ये तीनों कभी मिलने ही नहीं वाले थे। इस केस का एक बहुत भयंकर ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जी सैनी साहब। शक तो हमें पहले से ही था और हमारी लाइन में अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभार तकदीर सबूत खुद हमारी झोली में डाल जाती है। क्या मिला है आपको? तुम, और तुम्हें हमारी गोदी में डाला एक लड़के की आत्मा ने। करण सिंह नाम था उसका, जो 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। कभी यहाँ इस गैराज में काम करता था और तुमने उससे ऐसा घिनौना काम करवाया जिसने उसे जीते जी मार डाला। वो खुद तो मर गया लेकिन अपने पीछे सबूत छोड़ गया। वैसे मैं सुपर स्टोर गया था गिरीश दैया को ढूंढने के लिए। सुपर स्टोर बंद है। वो भी चला गया है। कहाँ चला गया? ऊपर, हमेशा हमेशा के लिए। गिरीश ने आत्महत्या कर ली है। रोहित सही कह रहा है सर। इस गिरीश ने 2 महीने पहले पंचकुला के एक लॉज में जहर खा के सुसाइड कर लिया। गिल्ट, अफसोस की वजह से। ऐसा ही कुछ होना चाहिए सर। आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, पर मैंने जो गलत किया है उसका पाप कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। मुझे अब पैसे नहीं चाहिए रोहित भैया, गिरीश भैया। पूरे 5000 हैं, रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे। करण, पूरा 1 साल हो चुका है। पुलिस ने केस भी बुला दिया है। तेरा तो नाम तक सामने नहीं आया है। हाँ, पुलिस हम तक पहुंचकर खाली हाथ लौट गई, तुझ तक कैसे पहुंचेगी? तू ये बेकार के ड्रामे मत कर। क्यों हमारी नींद उड़ा रहा है तू? देख, 1-2 साल और रुक जा। बड़े पापा की सारी जायदाद मेरे नाम पे होने वाली है। सेटल कर दूंगा तुझे, तेरा खुद का घर बनवाऊंगा। देख, बेकार में ये पछतावे की नौटंकी मत कर। अभी 18 साल का है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। तेरी इस मायूसी के चक्कर में ना तू खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। गिरीश भैया वो सब मेरा पीछा करते रहते। सोनाली दीदी, रतन सेठ, सुषमा जी, मयंक भैया, वो सब घूर घूर कर मेरा पीछा करते। मुझे रात रात भर सोने नहीं देते। करण की तरह गिरीश को भी पछतावा होने लगा था, अफसोस होने लगा था अपने किए पर, इसलिए खुद की जान ले ली। पछतावे का तो पता नहीं सर, पर आप खुद ही देखिए, सब कुछ इतना सही जाने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ। कुछ भी सही नहीं हुआ सर। क्या काम कर गए? क्या फायदा क्या हुआ रोहित? कुछ भी नहीं। क्या क्या प्लानिंग की, कैसे पुलिस को घुमाया। तुमने उन्हें रॉकी की तरफ धकेला और मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ। एक सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया, लेकिन आज लगभग 2 साल बाद हमारे हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। गिरीश, मुझे भी कम फ्रस्ट्रेशन नहीं है, समझा? देखो, अभी पापा ने एफिडेविट डाला है कोर्ट में, क्या बोलता मजिस्ट्रेट, लेकिन वकील ने एक बात साफ बोल दी है, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस क्लोज नहीं कर देती है ना, तब तक कोई फैसला नहीं आएगा। हाँ तो चल के बता देते ना पुलिस को रोहित, चल के बता देते हैं कि रतन जी, सुषमा भाभी, मयंक, वो लोग जिंदा नहीं है। गिरीश, तू भी करण की तरह बावला हो गया क्या? मरना है तुझे? तो अभी कौन सा जिंदा है? अभी कौन सा जी रहे हैं हम? बस इंतजार कर रहे हैं दोनों। सबको मारकर
अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। अरे रोहित बेटा। नमस्ते बड़ी मम्मी जी। अरे आ जाओ, अंदर आओ, आ जाओ। नमस्ते बड़े पापा। अरे रोहित, कैसा बेटा? जी अच्छा। अब बची सोनाली। रोहित, सब एक जैसे नहीं लगने चाहिए, वरना आसान होगा पुलिस के लिए पता लगाना। सब काम कर गया, प्लानिंग परफेक्ट, अंजाम परफेक्ट, लेकिन फायदा हुआ? पैसा, जमीन, जेवर, कुछ हाथ नहीं लगा। गिरीश, मैंने जो करना था किया, उसके आगे क्या कर सकता था? क्या कर सकता हूं मैं? अब भी क्या कर सकता हूं? सोनाली को कैसे मारा? मुझे पता था सोनाली ऑफिस से शाम को 7:30 बजे घर लौटती है। अरे रोहित भैया, आप बाहर क्या कर रहे हैं? तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। चल, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मयंक सब मेरे घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। बड़े पापा ने बोला कि जाओ सोनाली को लेके आओ, और गाड़ी भी साथ लेने के लिए कहा है। रोहित भैया, अगर आप सब लोग मिलके मुझे लेक्चर देने वाले हैं रॉकी को छोड़ने के लिए, तो इस बार छोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोला है। मतलब तेरी और रॉकी की शादी। क्या? अरे प्लीज बाबा, अब तो कोई सवाल मत पूछियो। बड़े हाथ पैर जोड़ने पड़े मुझे बड़े पापा के और पापा के, तब जाके माने वो। आपने? हाँ मुझे पता। तो ये सोच रही है ना कि मैंने भी कई कोशिशें की कि रॉकी तेरी जिंदगी से चला जाए, पर यार मैंने सोचा कि मैं जब रॉकी से मिला हूँ, वो बंदा इतना बुरा नहीं है, प्यार भी करता है तुझसे। मैं भी करती हूँ। वो तो देख ही रहा है। सोनाली देख, मैं बस तेरी खुशी चाहता हूँ, और तू रॉकी के बिना कुछ रह नहीं पाएगी। तो सोचा चलो तेरी खुशी के सामने हम हार जाते हैं, तो बस फिर क्या था, बात छेड़ दी शादी के घर पे, और वो मान गए हैं। थैंक यू रोहित भैया। अच्छा चल, अब जल्दी चल, कहीं मना ना कर दे। चल जल्दी जा। मैंने सोनाली से बोला कि मैं बीच में किसी काम के लिए उतर रहा हूँ। उसने माइंड नहीं किया। वो अपनी खुशी में खोई हुई थी, उसकी शादी जो होने वाली थी। सोनाली की लाश कार के साथ नहर पर छोड़ना, ये पैतरा था ना तेरा, ताकि हमें बाकी की तीनों लाशें न मिले। बाकी तीनों बॉडी के साथ क्या किया था? वहीं आगे नहर में बहा दिया था। सोनाली की बॉडी को नहर पर छोड़ने के बाद हम घर लौटे, सब साफ सफाई की, और बाकी तीनों लाशों को गिरीश की कार की डिक्की में डाला, और फिर नहर पहुंच गए। इससे अच्छा होता थोड़ा थोड़ा करके रतन जी का पैसा लौटा देता, लेकिन अब तो पैसा ही नहीं आ रहा, और ऊपर से 4-4। गिरीश, संभाल अपने आप को, 1-2 साल में पैसा हाथ लगेगा, तू देखना। सब देख रहा हूं, और आगे भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। रोहित, एक पैसा हाथ नहीं लगने वाला, एक पैसा भी। तेरे फादर संजय राठी भी शामिल थे इस साजिश में?
सर मुझे इतना मालूम चला था कि अगर बड़े पापा के परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी करीबी रिश्तेदार को चली जाएगी जो होते मेरे पापा, और उनसे सब कुछ मुझे मिल जाता। गिरीश को कैसे बनाया? बड़े पापा से लोन लिया था, उसने चुका नहीं पा रहा था, घसीट लिया उसे भी। और करण को पैसों का लालच दिया? 5,000। रतन राठी ने तुझे कार शोरूम के लिए पैसे नहीं दिए थे, यही एक वजह थी? नहीं सर, यही एक कारण नहीं था, और भी कई कारण थे। मयंक और सोनाली के पैदा होने से पहले उस घर का लाडला था मैं। बड़े पापा अपना बेटा मानते थे मुझे, हर मांग पूरी करते थे, पर जैसे उनके अपने बच्चे हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी मयंक के नाम से खरीदते थे। और सोनाली अगर भागकर रॉकी से शादी कर लेती ना तो उसे एक पैसा नहीं मिलता, उसका सब कुछ भी मयंक को मिल जाता। मुझे क्या मिलता? मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता ना। यही सब सोच के मेरा दिल जलकर राख हुआ जा रहा था। और जब मैं उनके पास शोरूम के लिए पैसे मांगने गया तो मना भी कैसे किया? कैसे? तेरे बस का नहीं है शोरूम वोरूम। क्यों बड़े पापा, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए अकल चाहिए, और वो तेरे अंदर है नहीं। क्यों अकल नहीं? गैराज ठीक से तो चला रहा हूं मैं। इसे तू ठीक से चलाना कहता है? तेरे पे तरस खा के तुझे गैराज दिया मैंने, क्या किया तूने उसका? बड़े पापा पर देख बात सुन, ये रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, घाटे का धंधा मैं किसी के साथ ना करूं। बड़े पापा पर आपने कहा था कि बिजनेस शुरू करने में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चंडीगढ़ में भी जब आप घर ले रहे थे आपने कहा था मेरे नाम पर लेंगे, वो भी अल्टीमेटली आपने मयंक के नाम पर ले लिया। जलन होती है ना मयंक से। बड़े पापा जलन क्यों होगी? पर आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं? ये इतना बड़ा गैराज खोल के देना तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कोई और होता ना बेटा तो उस एक गैराज से 4 गैराज बना था। ये जिस शोरूम की तू बात कर रहा है खुद अपने पैसों से खोलता। कोई काबिल बिजनेसमैन होता ना तो जो 20 लाख रुपए मैंने तुझे दिए हैं वो सूद समेत मुझे लौटाकर साबित कर देता कि वो राठी है, असली राठी। तो ये तू क्या कर रहा है? फिर से वही गिड़गिड़ा रहा है पैसों के लिए भिखारी की तरह। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझसे अब तुझे एक ढेला नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। जा जाके अपना गैराज संभाल, वहीं से पैसे कमा अपने। नहीं, सिर्फ बेइज्जती नहीं, उन्होंने बड़ी नाइंसाफी की थी मेरे साथ। और तूने इंसाफ किया, पूरे परिवार का कत्ल करके। रोहित के माँ बाप यकीन ही नहीं कर पाए। वो ये जानकर सदमे में थे कि उनके बेटे रोहित ने अपने बड़े पापा और उनकी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया था। रॉकी हैरान था ये जानकर कि सोनाली के कत्ल का कारण उसका और सोनाली का संबंध नहीं था। रतन राठी, सुषमा राठी और मयंक राठी की लाशें आज की तारीख में भी नहीं मिली हैं। रोहित की किस्मत में अब यही है कि उसे एक नहीं बल्कि 4 मर्डर्स के चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। किस्मत किसी की नहीं बदली यहां, और अच्छे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। जब कलम हो जुर्म की और स्याही हो किसी मासूम के लहू की, तो फिर अच्छी तकदीर भला कैसे लिखी जाएगी? ऐसे कई केसेस हैं जहां कातिल ने कत्ल को बड़ी सफलता से छुपाया, पर अपने जमीर, अपने दिलो दिमाग पर वो लंबे अरसे तक पर्दा नहीं डाल पाए। उन्हें अपराध बोध सताता है, डर दबाता है, और जिंदगी का हर एक दिन किसी सजा से कम नहीं लगता। अरमान होना कोई गुनाह नहीं है, और किसी और से अपनी तुलना करना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन उस लेवल को हासिल करने के लिए, उस मकाम तक पहुंचकर खुशी से रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, काबिलियत और मेहनत के रास्ते पर चलना होता है। किसी और से उसे जुर्म के जरिए छीनना इंसान को सुकून के रास्ते पर नहीं बल्कि अंधी गली में छोड़ देता है, जीवन भर तड़पने के लिए। और हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, जुर्म और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.